हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार कोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता चंद हफ्ते तक तो ये ख़बरें आ रही थी कि जनाब करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हुआ है, ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम हुआ है, और मईशत बेशक स्लो डाउन की कैफियत में है, मगर शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं। अब अचानक घबराना नहीं है, और घबराना भी नहीं है। बार बार वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं, मगर गुज़िश्ता 24 घंटे से कुछ ख़तरे की घंटी बजनी शुरू हुई, कम अज़ कम टीवी चैनल्स की हद तक। और हमसे पहले 2 प्रोग्राम्स भी ख़ासे शाहज़ेब और कामरान खान ने किए हैं कि जनाब ख़ासी तशवीश पाई जाती है बिजनेसमैनों की। अचानक से मैंने देखा 3-4 जो चैनल्स हैं यक बयक अपना जो प्राइम टाइम के प्रोग्राम्स हैं वो इकोनॉमिक अफेयर्स को पता नहीं कैसे हो रहा है, रिपोर्ट कर रही है। कैसे हो जाता है? अच्छा, जो सबसे जो मज़ेदार बात है कि मैं मतलब शाहज़ेब की बात नहीं कर रहा, कि जो एक हफ्ता पहले ऑल इज वेल कर रहे थे, आज वो भी कह रहे हैं कि यार मतलब पता नहीं क्या हो। ज़रा तुमने इंटरनेशनल रिलेशन में इसका अंदर कुछ नहीं पढ़ा। मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। किसने कहा है कि एक हफ्ता सियासत में बहुत लंबा अरसा होता है? लेकिन मईशत की बात हो रही है यहाँ, चीज तो जनाब आज फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी इदारा शुमारियात ने जो नए इन्फ्लेशन के फिगर्स जारी किए हैं वो भी तशवीशनाक हैं कि महंगाई जो है उसमें 12.5% इजाफा हुआ है। इस साल की जो शरह रखी गई थी वो ये कहा गया था कि अफरात ज़र में जो इजाफा होगा वो 11 से 13% होगा, तो पहली ही सहमाही में हम तकरीबन 13% के नज़दीक पहुँच गए हैं। इसका मतलब है कि महंगाई जो है वो शायद और बढ़े और जो गवर्नमेंट ने फिगर्स दिए थे वो उसको भी शायद क्रॉस कर जाए। आज रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल बाजवा से जो पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन हैं वो मुलाकात कर रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश है, जो इकनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही हैं, जिसकी बड़ी वजह ज़ाहिर है जो यूटिलिटी की प्राइसेस हैं, जिस तरह तेल की कीमत हो गई या उसके साथ साथ बिजली और गैस की कीमत हो गई। उसके अलावा जो शरह सूद है वो 13.25% है। बहुत ज़्यादा तशवीश है। अब कल जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे, तो अगर मुल्क के जो कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के 2 बड़े हैं यानी आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म अगर वो मिल रहे हैं और सारे बड़े बिजनेसमैन वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो यकीनन कुछ ना कुछ इसका हल ज़रूर निकलेगा और सोचा जाएगा। जो अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी से बात करें तो हर बंदा ये बात करता है कि अभी तक इस हकूमत की डायरेक्शन वाज़ेह नहीं है, यानी सिमत का तयन नहीं हो रहा। और जैसे जब ये हुकूमत आई थी तो ज़ाहिर है बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, और ख़ैर इनका कसूर नहीं है। जो भी हुकूमत आती है वो सुहाने ख्वाब ही दिखाती है कि जनाब बस मुझे 6 महीने दे दें और उसके बाद जो है ना जो आपने जूते मारने हैं वो मार लीजिएगा। लेकिन वो 6 महीने जो है होते होते 5 साल पर मुहित हो जाते हैं और फिर अगला इलेक्शन आ जाता है, लोग उनके वादे छोड़ के नए सब्ज़ बागों में लग जाते हैं। बिज़नेस कम्युनिटी की तशवीश है किस हद तक दुरुस्त है और क्या उनके पास तजावीज़ हैं, इसी सिलसिले में हम अभी बात करेंगे शहजाद सलीम साहब से, जो चेयरमैन हैं निशाद चूनिया लिमिटेड के और निशाद पावर लिमिटेड, जो बहुत मशहूर ग्रुप है पाकिस्तान का, एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल ग्रुप है। उन्होंने लंदन से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम सलाम जी। शहजाद साहब बताइए, ये अचानक जो बिज़नेसमैनों की तशवीश है, क्या ये अचानक ही है या ये तशवीश पहले से मौजूद थी जब हुकूमत की तरफ से माशी सिमत के तयन के बारे में बात होती है? तो देखिए सिचुएशन तो ग्रेजुअली ख़राब हो रही है काफ़ी अरसे से, लेकिन आई थिंक ग्रोथ के फिगर्स जो हैं वो इकॉनमी बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल मोड में आ रही है, जिसकी वजह से अब मेरे ख्याल में वो परेशानी कुछ पैनिक में कन्वर्ट हो रही है। ओके, तो शहजाद साहब ये वजह क्या है? अब एक्सपोर्ट्स देखिए, जब असद उमर साहब साबिक वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने भी इंडस्ट्री को कहा कि हम सब्सिडाइज रेट्स पे आपको गैस मुहैया करेंगे और बातें हुई। उसके बाद अभी भी ये कहा जा रहा है, लेकिन रेट्स के बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ने के लिए आपको लगता है कि ठोस इक़दामात उठाए गए थे हुकूमत की जानिब से? देखिए
पाकिस्तान में ना असल में मसला ये है कि आप एक्सपोर्ट का सेक्टर ही ले लें जी तो हम सब शॉर्ट टर्म मेजर्स लेते हैं। कभी बिजली का रेट घटा देंगे, कभी गैस का घटा देंगे, कभी सिंध में रेट घटा देंगे, कभी पंजाब में घटा देंगे। तो हमारी लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमारे मकसद क्या है और उनका हल क्या है। वी आर ऑलवेज शूटिंग फॉर सम शॉर्ट टर्म मेजर्स। जितनी पुरानी गवर्नमेंट के साथ मेरी भी मीटिंग्स होती थी, जी सरप्राइजिंगली ये बात होती थी कि जी एक्सपोर्ट हमने 4 रुपए डिवैल्यूएशन हो गई तो 15 दिन में एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ी। तो काफी शॉकिंग हम लोगों के लिए ये बात होती थी कि हर चीज का अप्रोच ये है कि आज आपने गैस का रेट घटा दिया तो 20 दिन बाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ती। कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को ना देखना चाहता है और ना ही उनका कोई हल सोचना चाहता है। अच्छा तो बस सर हम शॉर्ट टर्म ये थोड़ा सा ऐसे है कि जैसे अभी मैं 10 पुशअप करूं और कहूं कि यार मैं अभी तक मतलब आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर क्यों नहीं बना। अच्छा सर तो अगर मुझे पता है कि इसका शायद मुख्तसर जवाब देना मुश्किल है, क्या मेजर्स लेने चाहिए अगर हम शॉर्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें, स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या होने चाहिए आपकी नजर में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक फंडामेंटल इशू है बिजनेस कम्युनिटी के साथ। मुल्क में ना बिजनेस कम्युनिटी को एक इज्जत से नहीं देखा जाता। बिजनेस कम्युनिटी पे हर वक्त अब मतलब बातें की जाती हैं और कोई डिफेंड नहीं करता। गवर्नमेंट भी डिफेंड नहीं करती। मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, पिछली गवर्नमेंट में भी कोई डिफेंड नहीं करता था, उससे पिछली गवर्नमेंट में भी कोई डिफेंड नहीं करता था। सही बात। तो बात यह है कि अगर आपने कुछ लोगों से काम लेना है और आप हर वक्त उनको बुरा भला ही कहते रहेंगे और कोई मामलात को समझने की एक कोई संजीदा कोशिश नहीं होगी तो ये मसाइल हल नहीं हो सकते। शॉर्ट टर्म में हम बस इसी तरह करते रहेंगे। हमारे पड़ोसी ममालिक में आप देखें, उनकी ज़रा सोच डिफरेंट है। इवन बांग्लादेश में आप देखिए कि किस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ी है और इंडिया ने अभी पिछले चंद हफ्ते पहले ही टैक्स रेट्स घटाए हैं ताकि लोगों के कारोबार में नफा हो। असल चीज़ ये है कि कारोबार में नफा होना चाहिए। ये रेट घटाना एक टेम्परेरी मेजर है। आपने देखना है कि बिजनेस वायबल ही नहीं है अगर फॉर वेरियस रीजन तो कोई भी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी या कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगी। वायबल होगा तो ऑटोमेटिकली सब काम शुरू हो जाएगा। शहजाद साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि पिछले 73 साल में आपको कोई ऐसा दौर याद है जब बिजनेसमैन ने कहा हो कि वाह वाह क्या दौर आया है, ज़बरदस्त? देखिए 73 साल में तो मेरी उम्र हाँ जाहिर है चैलेंज जितनी भी है सर। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो शौकत अजीज साहब के ज़माने में थोड़ी सी अप्रोच प्रो बिजनेस ज़्यादा लगती थी हमें, मामलात जल्दी रिजॉल्व हो जाते थे, एक अप्रोच पॉजिटिव थी। मैं समझता हूँ PMLN मियां नवाज शरीफ साहब की जो पहली दौरे हुकूमत था उसमें भी बड़ी पॉजिटिव सोच थी कि आपने साइज ऑफ गवर्नमेंट घटाना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस घटाने हैं, लोगों को कारोबार करने में आसानी पैदा करनी है। फंडामेंटल इशू ये है। आप उसकी तरफ नहीं जाते, आप ट्रांजैक्शन में फंस जाते हैं। आज बिजली का रेट घटा दो, कल गैस का घटा दो, परसों डिबेट दे दो, और इसी चक्कर में फंसे रहते। अच्छा, टैक्स के बारे में बड़ी बात होती है। अब आप एक बड़े टैक्स पेयर हैं तो बार बार ये बात भी आती है कि बिजनेसमैन जो हैं वो टैक्स नहीं देते और ये क्योंकि ये नैब का और ये समहाउ ये यूफोरिया क्रिएट भी किया गया इस गवर्नमेंट के आने से पहले, इस गवर्नमेंट के आने के बाद भी ये कहा गया। तो इसमें कैसे इंश्योर करेंगे कि कौन सही टैक्स दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है? जो नहीं दे रहा है उनसे कैसे लेना है? देखिए, टैक्सेशन का ना फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है कि स्टेट आपको रिटर्न में क्या देती है। अगर आप एक्सट्रीम एग्जांपल नॉर्वे का देखें तो वहाँ स्टेट आपको एजुकेशन भी दे रही है, आपको हेल्थ भी दे रही है और आपसे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ योर इनकम टैक्स भी ले रही है। अब अगर पाकिस्तानी स्टेट पहले फैसला कर लें कि हम क्या हैं, क्या हमने टैक्सेस कलेक्ट करके ये सब चीज़ें देनी है या हमने कम टैक्सेस कलेक्ट करके ये चीज़ें नहीं देनी है और ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में रहेंगी। तो हमने टैक्सेस का रेट बहुत हाई रखा हुआ है। ज़्यादातर हमारी बिजनेस जो है वो रेवेन्यू पर टैक्स हो रही है। तो आपके पास अगर एक साल बहुत अच्छा कोई आपका कारोबार चल गया तो आपका टैक्स रेट बहुत कम हो जाएगा। मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, आई हैव सीन ईयर्स जहाँ 90% मेरा टैक्स था। बैलेंस शीट हमारी लिस्टेड है, आप देख सकते हैं। और ऐसे भी साल होंगे जब 10% टैक्स था। तो ये तो सिस्टम चल ही नहीं सकता। ये तो हम एक किस्म का पहले टैक्स देते हैं फिर सोचते हैं कि अब कारोबार में पैसे होगा या नहीं होगा। तो शहजाद भाई, प्रिजम्पटिव जैसे आपने कहा तो फंडामेंटल तो जाहिर है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ये बात होती है कि इस हुकूमत की सिमत डायरेक्शन का अभी तक तयन नहीं हो पा रहा, आप उससे एग्री करते हैं? मैं समझता हूँ कि जो
बिजनेस कम्युनिटी को प्रमोट करना है ना, और हमारी कैपिटलिज्म की सोच है, जी। प्राइवेटाइजेशन की सोच है, वो हमारे डीएनए में घुस गई है उसके ऑपोजिट। ये इस गवर्नमेंट को आप ब्लेम नहीं कर सकते सिर्फ। जब पिछली गवर्नमेंट से भी हम ये बातें करते थे तो बातें तो बहुत अच्छी होती, अमल नहीं सही बात है। तो यहाँ भी यही सिचुएशन है, कोई फर्क नहीं है। मगर ये आप एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही है, हमारे डीएनए में घुस गया है कि हमने कोई चीज प्राइवेटाइज नहीं करनी। हम यहाँ किसी को कहते हैं जी इस आदमी ने 20 करोड़ चोरी कर लिया, इसको बंद कर दो, और वहाँ हम 300 अरब रुपए पीआईए में नुकसान कर देते हैं। हाँ। कि कोई लॉजिकल डिस्कशन यहाँ पर साद साहब आपका इशारा कहीं, और अगर आप इसका जवाब नहीं देना चाहते, आई अंडरस्टैंड, कहीं नैब की तरफ तो नहीं है, क्योंकि हाल में ही ये काफी इस पर भी शोर मचा है, जैसे ये जो एंग्लो के एलएनजी टर्मिनल क्या है कि आपने शेख इमरान उल हक साहब को हुसैन दाऊद पकड़ा हुआ है, अभी हुसैन दाऊद को भी समन किया है, तो और केस शायद इतना ऐसा नहीं है जैसे नैब उसको पेश कर रही है, या सच कोई करप्शन का केस तो नहीं है, और इसकी भी लंबी एक हिस्ट्री है, उस पर भी हम अभी मजीद बात करेंगे। इसका कितना डर है बिजनेस कम्युनिटी में, खास तौर पर जब व्हेन इट कम्स टू वर्किंग विद द गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे? देखिए, पहली बात ये कि कोई भी रीजनेबल आदमी तो ये बात नहीं कह सकता कि करप्शन होनी चाहिए, करप्शन तो नहीं होना चाहिए, इस पे तो कोई डिबेट ही नहीं है। असल इशू ये है कि जस्टिस होना चाहिए सोसाइटी में। आप नैब को बनाए, आप जिसको मर्जी बनाए, अगर नैब अपना काम कर रहा है करे, और जिन लोगों के साथ आपने पकड़ दकड़ करनी है वो भी करें, लेकिन अगर आप किसी को ले जाएंगे और उसकी 1 साल बेल नहीं होगी तो खौफ और रात फैल जाएगा। या तो फैसला कर दे भाई उसने चोरी की है तो उसको सजा दे दें। ये चीज तो जब तक ये सिस्टम ऑफ जस्टिस नहीं होगा ना जी, एक साइड बिल्कुल ठीक है जी, आप चोरों को पकड़ना चाहते हैं, इस पे तो कोई बहस ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस भी होना चाहिए। जब जस्टिस होगा तो ये सिस्टम चलेगा, ये वन साइडेड स्टोरी नहीं चल सकती सर, इससे बहुत पैनिक क्रिएट हो रहा है। आप ये बताइए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ज़ाहिर है पिछली हुकूमत में भी यही हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, और कहा यह गया कि उनका बहुत बड़ा फ्लॉ था। इस हुकूमत में भी अभी तक कोई काबिल ज़िक्र किस्म की कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, तो क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आने का मतलब है कि हमारी इकॉनमी जो है ग्रो नहीं कर पाएगी? देखिए, ये तो हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हम तो जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं सुन रहा हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लेने जा रहे हैं, तो हम लोकल इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लेने जा रहे? सही बात। मतलब हम पाकिस्तानी इन्वेस्टर या पाकिस्तानी बिजनेसमैन को उतना वेलकम अगर करना शुरू कर दें, यहाँ बाहर से जो आएगा उसको तो हमसे ज्यादा रिटर्न चाहिए। हमें तो इस मुल्क का पता है, हम यहीं पैदा हुए हैं, हमने यहीं रहना है, हमने यहीं जिंदा मतलब पैदा हुए हैं, मरना भी यहीं है। जो बाहर से आता है उसको पता नहीं है, उसको हम 10% ज्यादा रिटर्न देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो है उसकी कोई बात ही नहीं करता। तो मैं समझता हूँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हमें जरूरत नहीं है, हमें पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और पाकिस्तानी लोगों की इस मुल्क में कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तो अब जो आप ये देख रहे हैं, ये अचानक जो हुआ है कि आर्मी चीफ साहब भी मिल रहे हैं, कल इमरान खान साहब भी मिल रहे हैं, आपको लगता है कि कोई आपको सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है, कोई ऐसी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नज़र आती है? देखिए, सिल्वर लाइनिंग तो तब होगी जब हम कहेंगे कि जी इस मुल्क में हम टैक्स रेट घटा रहे हैं बजाय बढ़ाने के, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो सिर्फ प्रॉफिट को फॉलो करती है। आप आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको 50% घटा रहे हैं, आप लोगों के लिए काम करना आसान कर रहे हैं, साइज ऑफ द गवर्नमेंट घटा रहे हैं, ये सिल्वर लाइनिंग है। जो भी गवर्नमेंट करेगी इससे हमारी ग्रोथ होनी है, और जिस मुल्क में 3% पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वहाँ आपको टैक्स कलेक्ट करने से पहले ग्रोथ की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना है, टैक्स तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ अगर इकोनॉमी श्रिंक करना शुरू हो गई एंड विद दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो ये मामला काफी हद तक खतरनाक हो सकता है। मैं एक मिसाल आपसे उसके बारे में जरा आपकी राय जानना चाहूँगा। बांग्लादेश की मिसाल है, ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी आज जो उन्हें फल दे रही है, ये बेसिकली 2007 में उन्होंने अडॉप्ट करनी शुरू की, और आज 12 साल से वही पॉलिसी है, और उसके डिविडेंड आपको नज़र आ रहे हैं। हम मिसालें देते हैं कि जी टका कहाँ पहुँचा हुआ है, उनके फॉरेन रिजर्व्स कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो शहजाद साहब, इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो है उसकी वो भी कोई चीज़ होती है, और हुकूमतों को पता होता है, भले वो अच्छा करें या बुरा करें, कि वो कर क्या रही हैं। जो पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत है या इससे पिछली हुकूमत थी, आपके ख्याल में उन्हें पता था या पता है कि वो कर क्या रही हैं, या वो नींद में चल रही हैं और वो समझ रही हैं कि कुछ कर रही हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि बांग्लादेश में उन्होंने एक ये फैसला किया कि हमने अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट करना है, उनके मसाइल समझ के हल किया। हालांकि आप देखें वहाँ कॉटन नहीं है, वहाँ वेदर का इतना सीरियस इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
तो ये वही लोग हैं ना, जब हमारे साथ पीस पाकिस्तान वो पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो हम कहते थे ये नालायक है, अब ये अचानक काबिल कैसे हो गए, ये सोचने वाली ये बात। चीज सो ये वही लोग हैं जो हमारे साथ थे, हम इनको नालायक समझते थे, वो हमसे बेहतर काम कर रहे हैं। तो हमें रिफ्लेक्शन की बहुत जरूरत है, हमें अपनी बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करना है। फिर हमारे कारोबारी हजरात भी ये है कि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं, द चेम्बर्स एंड एप्टमास, और इनके लोग जो हैं वो जाके शॉर्ट टर्म मेजर्स की बात करते हैं। हर आदमी को शॉर्ट टर्म एक स्ट्रेटेजी चाहिए, उसका जल्दी जवाब चाहिए, उसने अगला इलेक्शन भी लड़ना है, तो बस ये सियासत की नजर हो गई है हमारी सारी बहुत खूब। सिचुएशन। आई थिंक बहुत जबरदस्त, थैंक यू। शुक्रिया। मैं भी बचपन से इश्तिहार देख रहा हूँ एप्टमा के बारात में कि सर सब्सिडी दे दें, सर हम मर जाएंगे, ये भी मैं देख रहा हूँ। जहाँ तक इन्होंने बात की नहीं यार, अब ये तो ये बात कर रहे हैं, आप आसानी से कोई भी कह सकता है कि यार ये ऐसे ही अपने इंटरेस्ट में बात करें। कल की बात है कि मेरे दोस्त से मुलाकात हुई, बहुत पुराना दोस्त, तो काफ़ी टाइम के बाद। उसका होता था स्टील का काम, ठीक है। अब वो कह रहे कि यार वो काम तो मेरा ठप है क्योंकि चाइना अपनी डंपिंग करता है यहाँ पे, तो स्टील का काम डोमेस्टिकली चल नहीं रहा। वो अब सीरियसली सोच रहा है कि अब क्योंकि अमेरिका में अब गैस प्रोडक्शन पिकअप हो रही है, वहाँ पे पाइप्स का कारोबार है, तो कि मैं वहाँ जहाँ चला जाऊँ जहाँ पर अगर मैं कैपिटल ला रहा हूँ तो मेरे से 10 सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि पैसे कहाँ से है, ये तुम क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, यहाँ पर उल्टा मुझे पीनलाइज किया जा रहा है क्योंकि मैं पैसे कमा रहा हूँ। अच्छा, ये एक और भी चीज एक भी है मेंटालिटी कि ब्यूरोक्रेसी भी हाथ उठा के बैठी हुई है ना, ब्यूरोक्रेसी भी वो हाथ कह उठा रहे के कि भाई हम तो किसी फाइल को हाथ ही नहीं लगाएंगे। उसे पता होना कि कल के दिन भी यही पॉलिसी होगी, तब वो साइन करेगा ना, वो नहीं, पागल है कि वो और साइन नहीं सर, एक पॉलिसी जो है, और अगेन मैं बात करूंगा, वो नैब की जो पॉलिसी है ना कि ब्यूरोक्रेसी इसलिए भी नहीं साइन कर रही क्योंकि उन्होंने कहता है आज साइन करेंगे तो कल पता नहीं हमारा क्या होगा। एक ब्रेक लेते हैं तो इस पर मजीद बात। वेलकम बैक। एंग्रो एलएनजी टर्मिनल का नाम तो आपने सुना होगा, सबने ही सुना है, मीडिया पर इस पर बहुत बात हुई है। नैब ने तो सबसे पहले सुना था क्योंकि इस केस में काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी किया है, हिरासत में भी लिया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल और शेख इमरान उल हक जो साबिक CEO एंग्रियो वोपैक एंड एलएनजी टर्मिनल पार्क थे, साबिक MD PSO भी रहे हैं। अगस्त में उनको हिरासत में लिया गया था। क्यों हमें अभी तक ये नहीं पता क्योंकि अभी तक कोई फॉर्मल चार्जेस भी नहीं है। हालांकि शेख साहब को अडियाला जेल पिंडी भी शिफ्ट कर दिया है क्योंकि ज़ाहिर बहुत बड़े मुजरिम हैं। कोई करप्शन के इल्ज़ाम नहीं है। सारी बिजनेस कम्युनिटी वाउच कर रही है। असद उमर साहब ने खुद कहा है कि यार मैंने इनके साथ काम किया और बहुत अच्छे बंदे हैं। उनका मुतालबा, उनकी फैमिली का मुतालबा सिर्फ इतना है कि कम से कम चार्जेस फ्रेम कर दें ताकि केस आगे चले। इस तरह आप क्या करना चाह रहे हैं? लटका के जो है ना, अच्छा, इनको तो लटकाया हुआ है। और अब क्या हुआ है कि नैब ने हुसैन दाऊद साहब को भी समन किया है अगेन इन दिस केस। तो इसकी क्या, आपकी केस है क्या? क्योंकि शायद हम जैसे लोग इसको समझ नहीं सकते और बहुत कंफ्यूजन है। शायद खाकान अब्बासी का नाम आता है तो लोग कहते हैं करप्शन करप्शन। हालांकि मैं ये बात जाती तौर पर, आई हैव नो प्रूफ, मैं नहीं मानता। फारूक तिरमिजी साहब जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में बिजनेस एडिटर भी रहे हैं, आई मीन यूज्ड टू वर्क इन द बिजनेस डेस्क, और अब प्रॉफिट मैगजीन के मैनेजिंग एडिटर हैं। बहुत अच्छी मैगजीन है, खासतौर पे हम जैसे लोगों के लिए जिनको बिजनेस और इकोनॉमी की ज़्यादा समझ नहीं आती। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं फारूक। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थोड़ा सा आसान अल्फाज में हम जैसे लोगों को समझा सकते हैं आप कि ये जो LNG टर्मिनल का केस है और इसमें हुकूमत के साथ जो डील्स हुई हैं, ये क्या था? इसमें क्या वाकई कोई घपला या कोई धांधली है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये जो नैब कर रही है इनके साथ? जी बहुत शुक्रिया ज़रार साहब। मैं आपको ज़रा इसका मुख्तसरन बैकग्राउंड बताऊं। ये है कि 2006 में अगर आप जाएं तो हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त पाकिस्तान में कुछ 4-5 फर्टिलाइज़र की कंपनियां थीं, उनसे मिन्नतें समाजतें की कि भाई आप पाकिस्तान जो है हर साल लाखों टन यूरिया का इंपोर्ट करता है, तो आप अगर पाकिस्तान ही में एक ज़्यादा बड़े फर्टिलाइजर प्लांट अगर आप लगाते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि यूरिया बनाने की जो रॉ मटेरियल है जो कि है नेचुरल गैस, वो हम आपको फराहम करेंगे 10 करोड़ क्यूब फीट रोजाना। ये गारंटी हुकूमत ने। इस गारंटी पर
एंग्रो और फातिमा फर्टिलाइजर, 2 कंपनियों ने बिड किया और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले, और उसकी वजह उस गारंटी पर उन्होंने 1.1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है एंग्रो ने, और एक प्लांट लगाया ढेरकी में, सिंध में। वहाँ उन्होंने प्लांट लगा दिया, तैयार हो गया। 2010 तक की बात है ये कि प्लांट तैयार हो चुका था। उस वक्त तक पाकिस्तान में गैस की सप्लाई की सूरत हाल काफी नाजुक हो गई थी। गैस लोड शेडिंग आपको याद है, उस जमाने में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के घरानों में तो मतलब लोगों को जो है हीटर नहीं हो रहे थे क्योंकि गैस लोड शेडिंग इतनी शदीद थी। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत ने कहा कि भाई हम आपको जो हमने आपसे वादा किया था गैस का, वो हम आपको नहीं दे सकते। अच्छा, कुछ सालों तक जरदारी साहब की उस वक्त हुकूमत थी, कुछ सालों तक एंग्रो ने मिन्नतें समाजने की। हर हफ्ते उनका सीईओ जो है वो जाते थे इस्लामाबाद। उस जमाने में असद उमर साहब थे, उसके बाद फिर उनके जो सक्सेसर थे उन्होंने भी जो है वो हुकूमत से जो है वो दरखास्तें करते रहे कि आप हमें हमारी जो आपने वादा किया था गैस का वो आप पूरा कर दें। हुकूमत ने नहीं किया, तो उसकी वजह उसके बाद फिर एंग्रो ने कहा कि अच्छा चले, अगर आप हमें गैस नहीं दे रहे हैं तो आप हमें बस इजाजत दे दें कि हम अपना LNG टर्मिनल लगा लें, पोर्ट कासिम कराची में अब हम लगा लें, और हम खुद इंपोर्ट कर लेंगे, और हम अपने प्लांट तक जो है बस आप इजाजत हमें ये दे दें कि SSGC और SNGP की जो गैस पाइपलाइंस है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम उनका किराया देने को तैयार हैं। तो हुकूमत ने पहले तो जरदारी साहब की हुकूमत ने तो इस बात पर भी राजी नहीं हुए। फिर जब नवाज साहब की हुकूमत आई तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि खुद इंजीनियर रहे हैं, वो इस बात को मसले को फौरन समझ गए और उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, मुल्क को बहुत शदीद ज़रूरत भी है, तो आप अगर एक टर्मिनल लगाएंगे फिर और टर्मिनल भी लगेंगे, और ये जो शदीद किल्लत है गैस की पाकिस्तान में वो कम हो जाएगी, और उसकी वजह से मुल्क तरक्की भी कर सकेगा। तो ये बैकग्राउंड है इसका कि ये LNG टर्मिनल इसलिए लगाए गए। अब ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस प्रोसेस में कुछ हुकूमत के जो कानूनी लवाजमात होते हैं, तकाजे होते हैं, वो शायद इसी तरीके से पूरे ना किए गए हों। हो सकता है कुछ खाना पूरी जो है वो में कमी आ गई हो, ये हो सकता है। लेकिन हुकूमत ने अभी तक ये नहीं कहा कि किसी ने क्या रिश्वत दे के ये किया है, किसी ने क्या इसमें से कमीशन लिया है, दबाव डाला है जी। कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई जब आपने जो है ये फॉर्म पूरा नहीं किया, इस पे जो है लोगों को जो है जेल में डाला जा रहा है। इस पे अभी हुसैन दाऊद साहब जिन्होंने पाकिस्तान के मतलब ये एंग्रो का जो प्रोजेक्ट था ये अभी पाकिस्तान के निजी सरमायाकारी प्रोजेक्ट्स में से मतलब अव्वल तरीन में से शुमार अभी भी होता है। बिल्कुल। तो ऐसे शख्स को और ये वो लोग हैं जो कि रिश्वत जिनसे कई दफा मांगी गई और उन्होंने नहीं दी और सब्र करके बैठे रहे, और चुपचाप वो हुकूमत जो है वो दरखास्तें ही करते रहे और मौदबाना दरखास्तें, और उन्होंने जो है कभी इस दबाव में नहीं आए। ऐसे शख्स के साथ अगर ये किया जा रहा है कि आपने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी ज़रूरत थी आपने उसको पूरा किया, और आपने ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया और आप इतनी बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में कर रहे हैं, और आपने ये सारा मामला कानूनी तौर पर किया है, आपने रिश्वतें किसी को नहीं दी, किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला। इस सब के बावजूद अगर ऐसे शख्स के साथ ये किया जा रहा है तो फिर आप ये मुझे बताएं कि बाकी कोई शख्स क्यों पाकिस्तान में पैसा लगाए। सही बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे कहते हैं ना, ऐसा करोगे तो कौन आएगा। $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और पाकिस्तान में निजी सिंगल लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान सर। और नैब ने खैर एक कमेटी वगैरह बनाई है कि बिजनेसमैन के कंसर्न्स दूर करने के लिए, लेकिन आप पहले समन भेजते हैं, उनको बुलाते हैं, हरास करते हैं, उसके बाद कहते हैं अच्छा कमेटी से बात कर ले। ऐसे नहीं होता। और ये बताइए, आर्मी चीफ और वजीर आजम अगर इकोनॉमिक अफेयर्स पे एक पेज पे हो सकते हैं तो नैब के चेयरमैन आर्मी चीफ और वजीर आजम क्यों नहीं हो सकते? मेरा ख्याल एक ब्रेक लेते हैं और इस बात पर सवाल आया है। बिल्कुल। वेलकम बैक। गुज़िश्ता चंद रोज़ से खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। न सिर्फ हड़ताल चल रही है बल्कि गुज़िश्ता हफ्ते तो उन पर पुलिस ने धावा भी बोल दिया और डॉक्टर्स को मारा।
खासी उस पर ले दे भी हुई। और उसके बाद जो है शौकत यूसुफजई साहब जो कि सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने जल्दी पर तेल का काम किया। उन्होंने कहा ये डॉक्टर्स तो पहले खैबर बाज़ार में पकौड़े लगाते थे और ये आज बातें कर रहे हैं, तो हम इनको कोई रियायत नहीं देंगे। ये कज़िया है क्या? ये बार बार खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स क्यों हड़ताल कर रहे हैं? इसके लिए हम बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ अली अकबर से। अस्सलाम वालेकुम अली अकबर। वालेकुम सलाम मुबश्शिर साहब। अली अकबर, क्या डिमांड्स हैं डॉक्टर्स की? और पहले ये बताइए कि मसला किस नुक्ते के ऊपर फंसा हुआ है? एमटीआई है क्या? हाँ, ये बता दे पहले। ये उस्ताद साहब एमटीआई तो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल के नाम से इन्होंने, जो पेशावर के अंदर 3-4 बड़े बड़े अस्पताल थे, तो उन्होंने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में ये तजुर्बा इन्होंने जो पेशावर के अंदर हॉस्पिटल है जारी है इसमें। अब एमटीआई के अलावा एक और लॉ इन्होंने पास की है जिसको RHA और DHA एक्ट कहा जाता है, और उसके मुताबिक वही एमटीआई वाला जो सिस्टम है वो पूरे सूबे में एक ही वक्त पे उन्होंने अभी अप्लाई करना है। तो ये जो RHA और DHA लॉ पास किया गया है, तो इस पर यह एहतजाज डॉक्टर की जानिब से जारी है, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये एक निचकारी हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों की, और इससे जो है मरीज़ों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और जो मेडिकल टीचिंग जो एमटीआई है वो तो जो 4 बड़े हॉस्पिटल है उनमें चल रहा है, अब ये पूरे सूबे में जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो कानून पास किया गया है, तो इनको जब हमने पढ़ा तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिस पर डॉक्टरों का एहतजाज वो हो रहा है, और सख्त कानून है जो कि एकतरफा तौर पर पास किया गया है। और अब ऊपर से मसला ये है कि डंडे के ज़ोर पर इसका निफाज किया जा रहा है, तो इसी वजह से डॉक्टर भी गुस्से हैं। और आज 8वां दिन है जो कि मुख्तलिफ़ अस्पतालों में, सूबे भर के तमाम अस्पताल जो है वहाँ पर ये एहतजाज जारी है। और सिर्फ जो इमरजेंसी सर्विसेज, अगर जो मैं समझा हूँ डॉक्टर्स के बारे में ये हो रहा है कि उनकी सर्विस जो है, जो सरकारी नौकरी होती है बेसिकली, उसको ख़त्म करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं और उनकी टेन्योर पोस्टिंग कर रहे हैं, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स देंगे डॉक्टर्स को, ऐसा ही है? बिल्कुल, उसी लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये जो कैडर है ये आखिरी डाइंग कैडर इसको कहा गया है, और इसके बाद जितनी भी हायरिंग होगी तो वो वही DHAs और RHAs जो है उनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लिया जाएगा और परफॉर्मेंस के बुनियाद पर उनको जो है वो रखा जाएगा। तो बिल्कुल ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जानिब जो है वो कदम है, बगो कि हुकूमत इसको मान नहीं रही है, और उनका ये कहना है कि ये निजकारी नहीं है। ताहम उस बिल के अंदर ये भी है कि 1 टाइम ग्रांट जो है वो किसी जितने भी हॉस्पिटल्स है, तो एक एक हॉस्पिटल को सरकार की जानिब से 1 टाइम ग्रांट दिया जाएगा। बाकी जो हॉस्पिटल के अखराजात है अगर वो कम होंगे, और तो वो अस्पताल ज़िम्मेदार होगा कि उसको कहाँ से पूरा करेंगे। और उसमें ये भी लिखा है कि बवक्त ज़रूरत जो हॉस्पिटल्स है तो वो लोन भी ले सकते हैं, ताहम अस्पतालों के मेंटेनेंस और जो जितनी सारी चीज़ें जिनके लिए रकम दरकार होगी, तो वो अस्पताल अपने अगर कम पड़ जाए रकम तो अस्पताल अपने ज़िम्मे से पूरे करेंगे। के जो टेस्ट हैं वो उसके लिए मरीजों को पैसे देने पड़ेंगे। ये तो मतलब कि बेसिकली सर अभी बात काट रहा हूँ, ये तो एक बिजनेस मॉडल की तरफ जा रहे हैं ना फिर, कि आपने मतलब एक प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज बनना है। अच्छा, अब प्रॉफिट कहाँ से आप लेंगे? प्रॉफिट तो आप पेशेंट से ही निकालेंगे ना। तो अवाम, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम क्या एक्सपेक्ट करे? ये जो टेस्ट और ये अद्वियात की जो कीमतें हैं जो वहाँ से मिलती हैं, कितना इजाफा आपको लग रहा है कि होगा इनमें? ज़रा साहब, जो अभी असद साहब ने एमटीआई की बात की, तो वो ये 4 हॉस्पिटल जो पेशावर के अंदर है, गुज़िश्ता 3 सालों से यहाँ पर ये लॉ जो है वो चल रहा है, और उसका नतीजा यही है कि जो गरीब मरीज़ों के लिए अस्पताल थे, पर्ची जो कि मतलब 10 रुपए की मिलती थी, अब वो 30 से 50 हो गई है। इसके साथ साथ जो टेस्ट, जो एक्सरे का जो फ़ी था वो 30 रुपये या 50 रुपये हुआ करता था, अब वो भी सैकड़ों में आ गया है। इसी तरह और भी टेस्ट है, बिल्कुल उसका कंपैरिजन अगर हम आज़ाद मार्केट से करें या क्लिनिक से करें तो उसमें थोड़ी तो कमी है, लेकिन मतलब जो है वो मुफ्त वाला चक्कर
जो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के अस्पतालों में 3 सालों से ख़त्म है और अब वही पैटर्न लेके आगे जा रहे हैं देहाती इलाकों में और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर। अच्छा, तो इससे तो अली अकबर मसला जो है वो बिल्कुल अली ही अकबर हमें यहाँ ब्रेक के बाद आएंगे तो ये बात करेंगे, ये मसला सुलझेगा या ये ऐसा ही रहेगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टरों की हड़ताल पर, जिनका मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत अब डॉक्टर्स को सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स पर भर्ती किया जाएगा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हैं अली अकबर मौजूद। अली अकबर, 8 दिन से ये चल रहा है, ख़ासी एक्सट्रीम पोजीशंस दी हुई हैं दोनों साइड्स ने, लॉबी पास हो गया है, तो क्या कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है या ये अब किस्सा जो है वो ट्रेन निकल चुकी है? बशीर साहब, दरमियानी रास्ता वहाँ पे निकलता है जहाँ पर जो कोई पार्टी इस पोजीशन में हो कि वो इनिशिएटिव ले और मुज़ाकरात करे, और वो हुकूमत है। हुकूमत के पास ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो अस्पतालों का निज़ाम है या इस्लाहात का निज़ाम है वो नौशीर रवान बरकी साहब के पास है, जो कि इमरान खान साहब के कज़न्स है। और यहाँ पर जो हमसे मिलते हैं या जो हम बात करते हैं तो सबका यही कहना है कि हाँ, कानून जो है वो सख्त है और इस पर बात करनी चाहिए। ताहम कोई ऐसा इनिशिएटिव किसी की तरफ से नहीं लिया गया कि वो जाके इन लोगों से बात करे। शुरू में जब ये कानून की बात चली थी 3-4 महीने पहले, तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें 3-4 वज़रा भी शामिल थे। ताहम उस कमेटी की डॉक्टरों के साथ भी कोई जो है मीटिंग नहीं हुई। ये उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किए गए और इतने अहम फ़ैसले जो होने हैं उनके मुस्तक़बिल के हवाले से उनको बिल्कुल भी एतमाद में। अच्छा, मैं एक ऐसी सवाल में पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इसमें हर्ज क्या है अगर कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमत हो, इसलिए कि कई मुल्कों में ये मॉडल है और इससे बराह रास्त जो डिलीवरी सिस्टम है और कारकर्दगी वो बहुत अच्छी भी कहीं कहीं होती है, बजाय इसके कि आपकी एक फ़िक्स तनख्वाह हो, आना जाना, सरकारी नौकरी टाइप जो चीज़ है, उसकी बजाय जो नए सोच है उसके हिसाब से क्या इसमें ख़राबी क्या है? जी, अभी नुसरत साहब इसके साथ और भी चीज़ें इन्होंने क्लब की है, और वो ये है कि जो डोमिसाइल बेस तबादले होंगे तो वो इसके साथ है कि आज से अगर 30 साल पहले एक बंदा जो है वो चित्राल से भर्ती हुआ है और उसके साथ साथ वज़ीरिस्तान से किसी और जगह से, और वो आके यहाँ पर जो है गुज़श्ता 30 सालों से सर्विसेज दे रहा है और अच्छा उनका जो मामला है हुकूमत के साथ भी चल रहा है और प्राइवेट भी चल रहा है, तो अब जाके उनको भेज रहा है किसी को चित्राल, किसी को वज़ीरिस्तान। तो ये जो इशू है तो इस पर भी डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ात है। अली अकबर, जो सवाल था वो ये था कि क्या इससे एफिशिएंट सर्विस होगी या जो 4 अस्पतालों में इम्प्लीमेंट हुआ है प्राइवेट पार्टनरशिप में खराबी क्या है? बहुत कम है तो थोड़ा कई मुल्कों में ये मॉडल है। अच्छा, पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उनके हवाले से इनका ये कहना है कि इनका सारा बोझ जो है वो मरीज़ पे पड़ेगा और जो हुकूमत है वो अपने खर्चे उसी अस्पताल जो हॉस्पिटल है उससे पूरी करेगी, और जो पर्ची होगी वो महंगी होगी। इसी तरह जो टेस्ट और एक्सरेज और जो दीगर सहूलियात है वो महंगे हो जाएंगे। तो उनका ये कहना है कि हम जो है इसी के लिए लड़ रहे हैं। जिन चार अस्पताल में अली अकबर, जिन 4 अस्पताल में नाफिज हुआ 3 साल से, वहाँ बेहतरी आई या नहीं? वसीर साहब, गुज़श्ता 3-4 महीने पहले मुझे अपना एक वो हुआ था कि मैं जाके मुझे पता चला कि शाम के वक्त भी डॉक्टर्स अब बैठते हैं MTI की वजह से। तो जब ये फ़ैसला किया जा रहा था तो उन दिनों में कहा गया था कि 500 से 600 रुपये फ़ीस होगी और इसी तरह मतलब सरकारी मशीनरी से टेस्ट भी अच्छे होंगे। जब मैंने रब्ता किया तो मुझे बताया गया कि 1300 रुपये फ़ीस है। मैंने पूछा कि 1300 क्यों है, 500-600 का बताया गया था। तो अब तो ये बड़ा महंगा है। इसी तरह तो
1500 रुपये में, मतलब डबगरी में अच्छे अच्छे से डॉक्टर्स होते सही हैं। बात। तो बताया गया कि हमारे पास 1500 वाले भी है और 2000 वाले भी है, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स है तो इसीलिए वो फीस ले रहे हैं। ठीक। अब अस्पताल जो है वो सरकारी है, मशीनरी सरकारी है, बेड हाँ, मतलब उसमें भी तबकाती से है कि आप गरीब 1000 रुपए में का ये इलाज की क्वालिटी ये मिलेगी, 1500 हाँ, में ये लेकिन मिलेगी। गरीबों की तो फिर सुनवाई ना हुई ना सर। गरीबों की सरकारी सुनवाई वैसे कब हुई? नहीं, फिर भी जो भी था सरकारी अस्पतालों में तो कम से कम थी ना सर, चले जाते दिखाई देते थे ना। बहरहाल अली अकबर, थैंक यू। और देखिए कि ये किस्सा कहाँ जाके तमाम होता है। जैसे हमारे ब्यूरो चीफ ने भी बताया कि कोई कंसल्टेशन नहीं हुई और लॉ पास कर दिया गया। बहरहाल नया पाकिस्तान है जनाब, सुबह ही समझी लगता है ऐसे ही चलेगा। तो कल दोबारा मिलेंगे हम भी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी। वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, हमें आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।